हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 26। ये चैप्टर जो है कंजर्वेशंस एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लासों के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो 10वीं क्लास के हो, 11वीं हो, 12वीं हो। ठीक है, अगर उनके सिलेबस में ये कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स है तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपान सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए सदैव ही अग्रसर रहा है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में होता है, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अमृत तुल्य होता है। तो इसी प्रकार जो है आप लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is conservation of the natural resource. There is a most important topic here. Consumption of the natural resource is increasing with the growing population, with the increasing of industrialization and urbanizations. We need to be conserve of natural resource for their distractions will be also upset the ecological balance. And conservation is the proper management of natural resource to be prevent it is a explanations and destruction of degradations. The conservation is the sum total of activity which can drive to benefit from a natural resource, but at the same time prevent excessive use to leading to the destruction and degradation. There is a need for the conservation of natural resource. Why do you need to the conservation of natural resource? There is a most important here question. And we know that our natural provide us with all our basic need, but we tend to the over exported. If we go to the exploiting of nature, there will be no more resource available in the future. So, hence there in the urgent need to be conserved to nature for the following reason. Some of the need for the maintain ecological balance for the supporting of life. There is the most important thing here. And to preserve the different kind of species is a biodiversity. The species is the most important. I have already discussed here. And to make the resource available to present and the future generation. The future generation, there is important resource available, there is more important. And to ensure to the survival of human race, that is the most important. दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की। देखिए, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जैसे जैसे मानव जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग भी बढ़ रहा है। कहते हैं आधुनिक मानव समाज में बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण सभी संसाधन का जो है उपयोग बढ़ रहा है। यदि इनका उचित ढंग से उपयोग और प्रबंधन न किया गया तो फलस्वरूप अभाव उत्पन्न हो जाएंगे, जो प्राकृतिक संतुलन को जो है अस्त व्यस्त कर देंगे। यानी प्राकृतिक संतुलन जो होगा बिगड़ जाएगा और इससे इंसानों को ही नुकसान होगा। कहते हैं प्राकृतिक संसाधन का जो है शोषण, विनाश और अपक्षय को रोकने के लिए किए गए उचित प्रबंधन को संरक्षण कहा जाता है। यानी इसी को कंजर्वेशन कहते हैं। कहते हैं ये बातें सिर्फ किताबी बात है, संरक्षण कोई भी नहीं कर रहा है। कहते हैं जो बड़े बड़े मंत्री संतरी सब हैं वो तो स्वयं ही इसको नष्ट करने पे लगे हुए हैं। तो कहते हैं जब सरकार ही ऐसा कर रहा हो तो आम इंसान क्या है। कहते हैं बड़े लोग को देख के ही छोटे लोग सीखते हैं। तो जब बड़े लोग ही प्राकृतिक संसाधन को फ्री में बांट रहे हैं तो लोग उसको क्या करेंगे, दुरुपयोग ही करेंगे।
आपने कभी देखा होगा कि कोई चीज़ जो होती है, अगर हम भोजन ही ले घर में, अगर छोटे अमाउंट में बचता है और बहुत काफ़ी कॉस्टली होता है, तो लोग उसको बड़े सजग के रखते हैं, बहुत ही सेफ करके रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वही चीज़ अगर अधिक अमाउंट में है, तो आप लोग क्या करते हो, उसको उपयोग ही ढंग से नहीं करते, थोड़ा सा खाते हो, अधिक जो है कूड़ेदान को देते हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ का वैल्यू नहीं होता है, आपके लिए नहीं रहता है, तो आप उसका कदर करना ही छोड़ देते हो। पहले आपके पानी का बिल आया करता था अच्छा खासा, तो आप क्या करते थे, पानी के नल को हमेशा बंद करके रखते थे, कहीं भी टप टप होता था फटाक से उसको ठीक करवाते थे। अब क्या हुआ है, पानी तो फ्री है भाई, 2000 लीटर फ्री सरकार दे रही है, टेंशन का आएगा, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही, खुला हुआ है, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले गाड़ी लोग बाल्टी से धोया करते थे, बाल्टी लेते थे और उससे गाड़ी धोया करते थे, लेकिन अब छोड़िए, पानी तो फ्री में है। 2000 तो कहते हैं ना, आम इंसान के लिए कंजप्शन करना बहुत मुश्किल है, कंज्यूम कर ही नहीं सकता 2000 लीटर। तो लीजिए गाड़ी को आप पाइपों से धोइए, बर्बाद कीजिए। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कहते हैं अगर हम कंजर्वेशन करके ना रखें तो हमें गंदे पानी पीने पड़ सकते हैं। कहते हैं अगर आप नदियों को देखो हालत, तो नदी भी कुछ इन्हीं हालातों से गुजर रही है। चारों तरफ दूषित है, नदियां हैं, समुद्र है, सागर है, सब दूषित हो गए हैं। ठीक है, ये कोई कहते हैं आंख बंद करने वाली बात नहीं है, आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखता ही होगा। कभी आप यात्रा करते हो, कभी नदियों से गुजरते हो, तो देखना उसके किनारे कितने गंदगी, कितने प्लास्टिक, कितने कूड़े करकट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हुआ है, इंसानों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, फेंका है। आपको पता है सरकार हर जगह तालियां ठोक रही कि हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शिक्षित बना रहे हैं लोगों को, लेकिन आप ही तो सिखा रहे हो कि फ्री कर दो, हर चीज़ों को फ्री कर दो, फ्री कर दो। दोस्तों मैं फ्री के चक्करों में नहीं हूँ, मुझे ना किसी नेता के चक्कर में पड़ना है, ना मुझे, ये तो टॉपिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए मुझे किसी नेता होता से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे मतलब है आपको समझाने से कि दोस्तों कहते हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधन को अगर सुरक्षित करके रखना है और आने वाला फ्यूचर के लिए लेना है और इसका इस्तेमाल हमारे फ्यूचर भी कर सके, तो इसके लिए इसको बहुत ही सजग कर रखने की ज़रूरत है, इसको अच्छे से अच्छे व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। कहते हैं बहुत, आपने देखा होगा कि भारत में भी सरकारों ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया था, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन इसका ज़मीनी हकीकत अगर आप देखोगे ना, तो आपको रोडों के किनारे, ठीक है, रोडों के किनारे चले जाओ, कहीं जो है नदियों के किनारे चले जाओ, आपको स्वच्छ भारत नज़र ही नहीं आएगा। तो कारण क्या है, सरकार ने रूल रेगुलेशन तो लागू कर दिया है, लेकिन इंसान नहीं समझ पा रहा है कि हमें कूड़ा करकट यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। सरकार क्या करेगा, हर जगह थोड़ी सरकार बैठा रहेगा, या हर जगह आपको फाइन थोड़ी करता घूरेगा। ये तो आपकी भी समझ होना चाहिए कि कूड़ा करकट जो कभी भी रखे, तो जहाँ व्यवस्थित किया गया है, जहाँ पर सरकार के द्वारा व्यवस्थित किया गया है, इंसानों के द्वारा नहीं। इंसान ने तो हर जगह कूड़े के ढेर बना दिया है, लेते हैं गाड़ी पे चलते रहते हैं, कूड़ा फेंकते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। तो यही तो हमारे समाज की बुराई है जो सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है ये प्राकृतिक के लिए विनाशकारी है, और कहते हैं ना हर चीज़ सही होना चाहिए। अब देखिए कूड़ा करकट, आप सोचते होंगे कि ये हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान करता है। दोस्तों ये पर्यावरण को नुकसान करता है। कूड़ा करकट किसी ज़मीन में अगर चला जाए तो आपको पता है वो बंजर हो जाती है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर मान लीजिए कोई जीव जंतु है, उसमें चावल है, आटा है, तो आप जीव जंतु के पास हाथ तो नहीं है ना कि क्या करेगा, आप लिफाफे को खोल लेगा और खोल के उसमें से खा लेगा, ये तो नहीं है ना, हो सकता है संभव। तो वो क्या करती है, पूरा लिफाफा को ही मुंह में डाल के चबाने लग जाती है और सारे के सारे अंतरी में फंस जाती है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक पचाना किसी भी जीव जंतु के लिए संभव नहीं है। तो समझ सकते हो ना कितना नुकसानदायक है। कहते हैं ये आए दिन न्यूज़ में आती रहती है कि गायों से इतना कुंटल जो है कहते हैं प्लास्टिक निकाला गया, ये निकाला गया, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये कहाँ गलती है, क्या इंसान शिक्षित नहीं है? सरकार तो हमेशा कहती है कि हमारा एजुकेशन सबसे आगे है, लेकिन गलती एजुकेट लोग ही कर रहे हैं आज। अनपढ़ लोग तो चलिए वो अनपढ़ है, उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार है, मैंने देखा है गाड़ी से भी बंदे जो होते हैं कूड़ा बाहर फेंकते रहते हैं, तो वो कौन है? क्या वो अनपढ़ है? नहीं, वो शिक्षित हैं, समझदार हैं। तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और समझदारी की बात यहाँ पर भी देखिए कि सरकार कहती है कि मैं तो सब कुछ व्यवस्था कर रखा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता है। सही बात बोल रही हो सरकार, क्यों? क्योंकि जब भी वो किसी एरिया में दखल देती है, एंट्री करती है, वहाँ की सारी व्यवस्था सही हो जाती है, चाहे रोड हो, चाहे सड़कें हों, सारे साफ़ सुथरे कर दिए जाते हैं, पेंट कर दिए जाते हैं,
जो नालियों को साफ कर दिया जाता है, क्यों? सरकार के लिए। और आम लोगों के लिए पता क्या करते हैं? छोड़ देते हैं 2 साल 3 साल, जब तक लोग परेशान होकर अपना सर न फोड़ने लग जाए तब तक सरकार उस पर कदम भी नहीं रखती है। जैसे क्लैंडी, मैंने बीए वाले बच्चों को पढ़ाया था, क्लैंडी सेम कंडीशन इंसानों की यहाँ पर है। जब इंदिरा गांधी गई थी तो वहाँ पर कहते हैं रेन बारिश की तरह आया था। क्लैंडी एक पोयम है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसानों को जो है शिक्षा दे सकती है। तो यही शिक्षा जरूरी है सभी इंसानों के लिए कि संरक्षण उन सभी गतिविधियों का एक समूह है जिसके द्वारा क्षति पहुँचाए बिना अनुकृत किए हुए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा सकता है, लेकिन उसी समय उसका अत्यधिक दोहन किया गया तो वह विनाश अथवा अनवन बढ़ा देता है। कहते हैं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता। कहते हैं हम जानते हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति प्राकृतिक करती है, लेकिन हम इसके संसाधनों को जो है अति दोहन की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि हम इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते रहेंगे तो भविष्य में कोई भी संसाधन शेष नहीं रहेगा। प्राकृतिक संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। कुछ आवश्यक इस प्रकार है, देखिए, जीवन के आधार प्रदान करने के लिए जो है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के जीवों का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कहते हैं वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव जाति का अस्तित्व सुनिश्चित करना भी जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। मैं कहता हूँ जब भी मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे हैरानी होती है कि ज्ञान इतने इंपॉर्टेंट यहाँ छुपा हुआ है, इतनी साफ शब्दों में लिखा हुआ है किताबों में, लेकिन ये बड़े बड़े मंत्री लोग सब क्यों नहीं समझते हैं। कहते हैं अगर एक मंत्री फ्री कर रहा है तो दूसरा मंत्री भी फ्री करते हैं, लेकिन अगर उनका सरकार वहाँ पर ना हो तो वो क्या करते हैं, डंडा लेके रोडों पर बैठ जाते हैं कि आपने बिजली क्यों फ्री किया, आपने पानी क्यों फ्री किया। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने पार्टी को ये नहीं देख रहे होते हैं कि आपने क्या किया है, 5 किलो अनाज फ्री कर दिया लोगों के लिए, आपने क्या किया है लोगों के लिए, क्या किया है कि जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अरे बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, इनको काम चाहिए, क्योंकि कहते हैं खाली मन जो है शैतान का घर होता है। तो आप तो शैतान बनाने की कोशिश कर रहे हो सभी को। काम दो ना, जॉब दो, कम से कम काम रहेगा तो कम से कम वो अपने काम में संलग्न तो रहेंगे। आपके बेरोजगारी भत्ता, आपके जो आए दिन जो डिस्ट्रीब्यूट पैसे हो रहे होते हैं, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सब हम आम इंसानों से ही लिया जा रहा है। सरकार कभी पैसा नहीं पैदा करती है दोस्तों। सरकार कभी भी पत्थर तोड़ के आपके लिए कमाती नहीं है और आपके संसाधन नहीं जुटाती है। ये सब राजनीतिक खेल है। कहते हैं एक को अगर फ्री करता है दूसरा उसको जो है अंगुली उठाता है, लेकिन खुद करता है तो दूसरे को अंगुली नहीं उठाने देता है। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। कहते हैं फ्री की वस्तु किसी के लिए भी कहते हैं न्याय उचित नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, उसका दोहन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है और वो जो है संकटमय स्थिति में पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सरकार को इसमें एनालाइज करने की आवश्यकता है, सोचने की भी आवश्यकता है कि फ्री हम ना करके हम सब चीज़ को व्यवस्थित करें और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाएं। ठीक है, पानी आपको पता है अगर फ्री कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कम से कम मीटर तो ठीक करवा दो, मीटर की व्यवस्था सही से करवा दो कि हम जितना यूज़ करें उतना हम उसका कीमत दें। हमें फ्री नहीं चाहिए। फ्री लेके हम क्या करेंगे? फ्री लेके तो हम उसका कीमत हम भूल जाएंगे, भाई इसका कोई कीमत ही नहीं रहेगा। तो ये बातें समझना ज़रूरी है। ठीक है, फ्री में दिया हुआ कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। ये बात सबको समझना चाहिए और पढ़े लिखे होने के नाते ये आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई लालच दे और किसी प्रकार के फ्री की बात करे तो समझ जाइए कि उसमें जो है गलत भावना छुपी हुई है, सिर्फ अपना जो है वो मकसद पूरा करना चाहती है। There is a conservation of the natural resource and tradition of the India. The need for the conservation of the nature resource be felt by our is a predecessor, and that India is here traditional of respected and the preserving a nature and natural resource. The natural resource we are conserved in the form of scaring growth, forest, and scattered to the pools and the poles and the lake and scared of species etc. And the rivers Gangas in our country there is a conservation of nature forest now from the time of Lord Ashoka. That is the most important here. And the square of forests are forest patch of different dimensions and dedicated by their tribals as there are two deities and the central spirit, and cutting down to tree hunting and other human interference where statics as a prohibited in this forest. And these places are biosphere, particularly in the peninsular and the central and the eastern India, and has a result in the
protection of the large number of plant animals. Similarly, a several water bodies example is a Casopolaris. The Casopolaris Lake is a Sikkim was declared square people thus protecting aquatic flora and fauna. The word shoppings and the return plant like a banaya, people, tulsi, etc. has a not only preserved them but also encouraged their plantation history records a numerous instant on where people have laid down their leaves and protected trees. And the recent of Chipko movement in India is one of the best example. And this movement was started by the woman is a go Peshawar village in the Goraswala is a Himalaya, and there is a stop it to the felling of trees by hanging them from to the lumber man arrived to the cut them. This is save about 12,000 is a square kilometer of the sensitive water catchment area. The similar movement also consumes some other part of the country. तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और भारतीय परंपरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं भारत में हमारे पूर्ववर्ती लोगों द्वारा जो है प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकताओं को अनुभव किया गया। यहाँ प्राकृतिक का आदर एवं प्राकृतिक साधनों के संरक्षण की प्रथा थी। कहते हैं हमारा देखिए हमारा पूर्वजों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पर यहाँ पर संरक्षण के लिए उपाय सोचा था। आपको पता है कि पुराने समय में पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी, क्योंकि इसी से हमारा जीवन रूपी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात को जानते थे कि पेड़ पौधे के बिना इंसान के अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए वो प्राकृतिक संसाधन की प्रथाएं थी और उनको संरक्षण करने के लिए हर रूप में प्रयत्नशील थे। प्राकृतिक संसाधनों के पवित्र गुफाएं, वनों, पवित्र जलाशय और झीलें एवं पवित्र प्रजातियों आदि के रूप में संरक्षण भी किया जाता था। हमारे देश में सम्राट अशोक के समय से ही वन संरक्षण की प्रथा चली आ रही है। कहते हैं जनजातीय द्वारा अनेक देवी देवताओं और पूर्वजों की आत्माओं को विभिन्न आकार प्रकार के वन और वनखंड समर्पित किए जाते रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वजों की सबसे इम्पोर्टेंट कार्य प्रणाली थी। इन वनों में पेड़ों को काटे जाने, शिकार, अन्य मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल ही निषेध था। ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि पेड़ पौधों को काटे ना जाना, उनमें शिकार ना करना। देखिए इंसानों ने ऐसे बहुत चीज़ों का शिकार किया है जिनका अस्तित्व जो था संकटमय था। लेकिन कहते हैं कि भारत में क्या होता है, कोई घटना घट जाती है, उस पर एक केस लिख के रख दिया जाता है और ये केस जो होता है मरते दम तक चलता ही रहता है, कभी इसका फैसला आता ही नहीं है। तो वही तो तभी तो लोग जो होते हैं अपराधी वृत्ति के होते चले जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर कोई अपराध कर लो तो इसकी सज़ा तो मुझे मिलना ही नहीं है, और मिलते मिलते तो बुढ़ापा आ जाती है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि पहले के समय में जो हुआ करता था, जो आदिवासी लोग होते थे प्रकृति की पूजा किया करते थे और उनके पेड़ काटे जाने पर शिकार, अन्य मानवीय हस्तक्षेप को बिल्कुल ही निषेध माना जाता था, क्योंकि उसमें दूसरे जीव जंतु पल रहे होते हैं, उनका आश्रय होता है। लेकिन आज इंसानों ने क्या किया है, अपने लालच में आकर ठीक है प्रॉपर्टी को बेच दिया है, उसमें बिल्डिंग बना लिया है, घर बना लिया है, और जितने भी जीव जंतु थे वो सड़कों पे आ गए हैं। और आए दिन आप देखोगे सड़कों पर कोई ना कोई जीव जंतु जो होते हैं मरे पड़े होते हैं। कारण क्या है, भागम भाग दुनिया में इन जीव जंतु के अस्तित्व ही मिटता चला जा रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसके फलस्वरूप बहुत से पौधे एवं जंतु को संरक्षण हो सका। कहते हैं अगर देखा जाए तो जो पुराने समय के लोग थे, उन्होंने जब ये निषेध किया तो ये प्रथा विशेषकर प्रायद्वीपीय मध्य पूर्वी भारत में फैली गई, जिसके फलस्वरूप बहुत से पादप और जंतु का संरक्षण हुआ और शायद हम लोगों ने थोड़ा सा उसका दर्शन भी कर पाए। लेकिन इसी प्रकार अनेकों जल निकाय और उदाहरणतः सिक्किम और खोचोपालारी झील को लोगों द्वारा पवित्र घोषित किए जाने के फलस्वरूप जलीय पादप और जंतु प्रजातियों का संरक्षण हो सका, क्योंकि इन झीलों को पवित्र घोषित किया गया। देखिए अगर खेचो वो पलारी झील को लिया जाए तो लोगों ने क्या किया, उसको पवित्र घोषित किया। अब पवित्र आपको पता है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात होती है, कोई पवित्र होता है तो उसको हम गलत नहीं करते हैं। हम तो आपको पता ही है कि कहीं पवित्र जगह होता है, गंगा होती है, कहीं भी होता है तो हम अपनी चप्पल जो है बाहर निकाल के ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम धार्मिक हैं। हमें पता है कि ये चीज़ों को जो है मात्र समान माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं इससे कम से कम उसकी संरक्षण तो हो जाती है, सुरक्षित तो रह जाती है, कम से कम पवित्र होने से रक्षा तो हो जाती है। और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहते हैं पुराने समय में लोग पीपल को काटते भी नहीं थे ढंग से, क्योंकि उनको लगता था कि वो शराब का कारण बन जाएगा। लेकिन आज बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए पीपल के पेड़ को तो ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं जैसे कि कभी पवित्र थी ही नहीं।
तो ये क्या कारण है? आप देख लेना, कहीं भी पीपल का पेड़ होगा और वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहा होगा, फटाक से उसको उखाड़ के परे मार देती है। ठीक है, लेकिन ऐसा पुराने समय में नहीं होता था। पीपल के पेड़ को हम जो है पूजनीय मानते थे, और ये सही में पूजनीय भी है, क्योंकि आपको पता है कि ये 24 घंटा ऑक्सीजन ही देती रहती है, जो कि बहुत काफ़ी इसका अच्छा गुण है। ठीक है, बाकी पेड़ पौधे जो होते हैं दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय में ऑक्सीजन ही लेते हैं, इन उल्टा प्रक्रिया होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता था। कहते हैं कि ये जलीय जीवन जंतुओं और प्राणी संरक्षण हो सका, और विशेष पौधे जैसे बरगद, पीपल, तुलसी आदि की पूजा किए जाने से इनके संरक्षण के साथ साथ वृक्षारोपण की प्रोत्साहन भी मिला, और ये करना भी चाहिए। कहते बरगद, पीपल, तुलसी ये हमारे लिए औषधि समान भी है, और कई मायने में हमारे संरक्षण करने के लिए भी हमेशा तत्परते रहती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लोगों ने पेड़ की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक त्याग दिए। देखिए, वो भी इंसान थे जो कि पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण तक भी त्याग दिए। लेकिन आज के मनुष्य है, आज के आधुनिक मनुष्य है, जो आज अपने अस्तित्व को जो है अपनी सहूलियत के लिए, अपने पैसे की लालच के लिए इन्हीं पेड़ पौधों को नष्ट करके अपने घर भर रही है, अपने जेब भर रही है। तो ये कहाँ इंसानियत मर चुका है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज इंसानियत कहाँ चली गई है, तो ये समझने की बात है। देखिए, इसी पर एक एग्जाम्पल आपके समक्ष है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो ये भारत में एग्जाम्पल प्रस्तुत हुआ था, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से आप लोग जानते हो। चिपको मोमेंट जो थी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट थी, और ये आंदोलन हिमालय क्षेत्र में जो है गढ़वाल की जो है गोपोश्वर गांव की महिलाओं को ने आरंभ किया था। देखिए, महिलाएं कितनी इंपॉर्टेंट कार्य किया था। इन महिलाओं ने क्या किया था, उन्होंने पेड़ों से चिपक कर इन्हें काटे जाने का रोका था, और इससे जो है 12,000 वर्ग किलोमीटर के संवेदनशील जल प्रवाह क्षेत्र यानी वाटर कैचमेंट रीजन को बचाया जा सका। और इसी प्रकार के आंदोलन देश के कई भागों में भी देखने को मिला। कहते हैं ये औरतें कितने समझदार थी, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति तक दे दिया पेड़ पौधों को संरक्षण के लिए। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आए दिन पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं अपनी लालच के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। इसको सरकार को जो है सख्त सख्त कानून बनाना चाहिए। और मैं सरकार को क्या कहूँ, कानून तो ऐसे भी है, कहते कानून अगर पैसे कमाना तो कानून 2 मिनट में आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई सड़कों का या कोई घर के आसपास आप पेड़ पौधे काट दो तो फटाक से पुलिस आ जाती है, लेकिन वही कंस्ट्रक्शन जगह पे अगर पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं, कोई पुलिस वाला नहीं आता है। तो ये क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कानून है, क्या रूल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कहते हैं कानून होता है कि किसी चीज़ को संरक्षण के लिए, अगर कानून में लिखा गया है कि पेड़ पौधों को हमें नहीं काटना चाहिए जब तक वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है, तो उसको ऐसे कैसे काट देते हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे को तो ऐसे ही धराशायी कर देते हैं, कुछ मतलब ही नहीं बनता है इसका। तो कहते हैं ना, रूल रेगुलेशन सभी बने हुए हैं, लेकिन इसका पालन कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ रूल रेगुलेशन क्या होता है, किताबों में एक्ट के रूप में सदैव विद्यमान रहती है, लेकिन इंसानों के लाइफ में इसमें कोई एक्ट नहीं है, कोई वो नहीं है। सिर्फ अच्छे बातें बोलने वाले, अच्छे बातें करने वाले लोगों के लिए सिर्फ जो है सरकार की तरफ से जेल का रास्ता ही होता है। तो ये सही नहीं है दोस्तों। ये आज एनालिसिस करने का समय है, सोचने का समय है कि हमारे जो है प्रकृति को हम कैसे बचाएं और कैसे इन साधनों का उपयोग करके, ठीक है, अच्छे से उपयोग करके हम संसाधन को बचा सकते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए चिपको आंदोलन को, तो ये जो महिलाएं थी कोई इतने अनपढ़ थी, फिर भी उनको एहसास था, समझ था कि पेड़ पौधे उनके लिए कितना मान्य है और कितना इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पर जो बड़े बड़े साहूकार थे, बड़े बड़े लोग थे, वो पेड़ काटने गए तो उन्होंने क्या किया, सभी के सभी जो औरतें थी पेड़ से चिपक गए और पेड़ काटने से मना कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका नाम तो चलो चिपको आंदोलन पड़ा, लेकिन कई औरतों की जो है इसमें जान चली गई। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ को, कहते हैं पुराने समय में पेड़ को भी जो है रक्षाबंधन की तरह लोग रक्षाबंधन बनाया करते थे, पेड़ में जो है राखियाँ बांधा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये उनके लिए जीवन रूपी अमृत तुल्य है। क्योंकि इसी से जो है प्राकृतिक स्वास्थ्य बना रहता है। कहते हैं जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, पेड़ पौधों को नहीं बचाओगे, चाहे आप विंड पावर लगा लो, चाहे आप एयर को साफ़ करने वाले मशीन लगा लो, या जितना मर्जी आप उपयोग कर लो, एयर साफ़ नहीं होगा। क्योंकि एयर साफ़ होता है सिर्फ पेड़ पौधों से ही होता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेसिंग है। आपके हवा जो है शुद्ध करने वाला मशीन कभी भी इसको शुद्ध नहीं कर सकता। आप कितना शुद्ध कीजिएगा, कितने क्षेत्र में आप मशीन लगाइएगा,
लेकिन वही अगर लोगों को जागरूक करते हो पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सरकार को हमेशा सदैव पेड़ पौधे लगाने के लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको देखना मत भूलिएगा। आगे जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आप इसी तरह त्रिपाठी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और एक बात जो आपको भूलना नहीं है वो ये है कि व्हाट्सएप स्टेटस पे सदैव जो है इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।